ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं अपमान की और सम्मान की। आप कहेंगे अरे ये अपमान सम्मान की क्या बात करने लगे। हमारा पूरा ध्यान, पूरे देश का, पूरे समाज का ही ध्यान सम्मान और अपमान में ही लगा हुआ है। बस हमारी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, बाकी रोटी कपड़ा और मकान हो या ना हो, पेट में दो दाने और जेब में दो आने हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सम्मान बना रहना चाहिए। और वो बात चाहे औरंगजेब से छिड़ी हो, या राणा सांगा पर आई हो, या बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की बात हो, गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए शान में। और अब तो बात देश के अपमान और सम्मान तक पहुंच गई है। राहुल गांधी 7 समंदर पार पहुंचे, अमेरिका में थे, और जो एक उनकी आदत बन गई है, वहां फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए। अभी भी वो पीड़ा, महाराष्ट्र चुनाव हारने की पीड़ा खत्म नहीं होती दिखी है राहुल गांधी की। फिर उन्होंने विलाप किया कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है सरकार से। उनका एजेंट, उनका शब्द नहीं है पर सार यही था कि चुनाव आयोग सरकार का एजेंट बन गया है। 5:30 बजे कुछ बताया गया, 7:30 बजे फिगर कुछ और निकलती है। 65 लाख वोटर कहां से 2 घंटे में वोट डाल लेते हैं। ये पहले भी कह चुके हैं, चुनाव आयोग इस बारे में सफाई भी दे चुका है। लेकिन राहुल गांधी अभी इस मामले पर पीछे हटने को तैयार नहीं। अब बीजेपी उन्हें देशद्रोही कह रही है कि बाहर जाकर देश का अपमान किया जाता है, पर वो अपने गिरेबान में झांकने से इनकार कर देती है। जब उन्हीं का एक सांसद, 4 बार का सांसद निशिकांत दुबे, सुप्रीम कोर्ट को गृह युद्ध का जिम्मेदार बता देता है। अब भाई कहां गृह युद्ध हो रहा है देश में, पर उन्हें लगता है, और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो धार्मिक युद्ध करा रहे हैं, धार्मिक युद्ध हो रहा है। और एक मुख्य चुनाव आयुक्त वो कुछ अपनी चिंताएं जाहिर कर देते हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर, तो कहते हैं अरे आप तो चुनाव आयुक्त थे ही नहीं, आप तो मुस्लिम आयुक्त थे, मुसलमानों के वोटर आई कार्ड बनवाते थे। झारखंड का जिक्र किया है, उसकी भी पोल पट्टी मैं आज खोलने वाला हूं। लेकिन ये देश के बारे में अगर हमारी व्यवस्था, संस्थाओं के बारे में कुछ सवाल उठाए जाएं, तो वो अपमान होता है या सम्मान होता है, और उसमें लहजा और किस तरह से क्या बात की जा रही है, क्या वो अहम हो जाती है, या दोनों तरफ से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष संस्थाओं पर सवाल उठाकर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं क्या। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो देश में एक नया राजनीतिक घमासान छिड़ गया है, और इसमें देश के सम्मान और अपमान की बात आ गई है। और यह क्यों आई? दरअसल नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी आजकल 7 समंदर पार हैं, अमेरिका में हैं, और वहां पर, बॉस्टन में, और वहां पर राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए, वहां जितने युवा थे उससे तो ज्यादा वोट पड़ गए। 5:30 और 7:30 बजे के बीच जब वोटिंग बंद हो जानी चाहिए थी, 65 लाख वोट पड़े। कि 5:30 बजे आंकड़ा दिया गया कि भाई 5,61,00,000 वोटरों ने अपने मत का इजहार कर दिया है। यह 58.22% था। लेकिन बाद में 11:30 बजे बताया गया कि 7:30 बजे तक चली वोटिंग, और 65% मतदान हो गया, 7% का इजाफा। 6,27,00,000 लोगों ने वोट डाले, यानी कि कुल मिलाकर जो आंकड़ा बढ़ गया वो था 65,61,000। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये 65 लाख लोग 5:30 बजे से 7:30 बजे तक वोट डालो। एक आदमी को वोट डालने में 3 मिनट लगते हैं, ये तो 2:30-3 बज जाते रात के। कुछ तो गड़बड़ झाला है।
अब राहुल गांधी की सुई यहां अटकी हुई है बहुत दिनों से। 20 नवंबर को चुनाव हुए थे पिछले साल महाराष्ट्र में, वहां की हार वो पचा नहीं पा रहे हैं। वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल उठाए गए, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिला। चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए ऐसा है कि एग्रीगेशन भी होता रहता है, जुड़ता जाता है। बहुत जगह रात के 11 बजे तक ईवीएम आ रहे हैं, कई अगले दिन भी आते हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं जो पोलिंग स्टेशंस पर चुनाव अधिकारी होते हैं। तो इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं है। राहुल गांधी कन्विंस नहीं है। अब सवाल तो चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर 2009 में भी उठाए गए थे। जीवीएल नरसिम्हा राव राज्यसभा सांसद भी हैं बीजेपी के, उन्होंने किताब लिखी थी, उसकी प्रस्तावना लिखी थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, जिस पर ईवीएम पर सवाल उठाए गए कि गड़बड़ झाला है जी, बैलेट पेपर आए। आज यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने घेरना शुरू किया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कोई भी देशभक्त अपने देश को विदेश में जाकर बदनाम नहीं करता। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं विदेश में ऐसा कोई नेता नहीं जो अपने देश का बाहर इस तरह से माहौल बनाता है। और संबित पात्रा ने तो कह दिया कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। अब ये तो सवाल पूछे जा रहे हैं। अब यहां पर भूल जाते हैं या दर्शकों के जहन से, उनकी याददाश्त से पुराने कुछ बयान बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस, मोहन यादव और संबित पात्रा। 2015 में शंघाई में देश के प्रधानमंत्री वहां गए और कहा कि पहले भारत में पैदा होने पर शर्म महसूस होती थी, अब गौरव महसूस होता है। जो भारतीय बाहर रहते हैं वो एक बदलाव की आशा लगाए बैठे थे, फिर वो सोल जाते हैं। शंघाई तो हो गया चाइना में, साउथ कोरिया जाते हैं। और कहा कि एक वक्त तो ऐसा था, लोग कहते थे कि अरे भाई क्या फूटे कर्म है हमारे, किस देश में पैदा हो गए, क्या पाप किए थे पिछले जन्म में। ये भी कोई देश है, ये भी कोई सरकार है, ये किस तरह के लोग हैं, अरे छोड़ चलते हैं। ये तो कहा गया है। पर यहां पर सवाल यह भी है, ये फुट इन द माउथ डिजीज क्यों हो जाती है राहुल गांधी को। बाहर जाकर जब देश में चुनाव आयोग है, उनसे सवाल किए जा सकते हैं, और जब चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर उनसे कहता है डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए या हमारी देख लीजिए, तब वहां पर आधे कांग्रेस के नेता पहुंचते भी नहीं हैं। कपिल सिब्बल लंदन में एक कॉन्फ्रेंस में बैठे पाए जाते हैं और सवाल उठाते हैं। ये सवाल यहां भी उठाए जा सकते हैं या नहीं, ये अपने आप में एक वाजिब सवाल है। लेकिन जब देश के अपमान और सम्मान और देशद्रोह की बात हो जाती है तो आईना बीजेपी की तरफ भी कुछ सवाल लिए मुंह बाए खड़ा होता दिखाई देता है। क्योंकि 2 दिन पहले की बात है, उनके 4 बार के सांसद, गोड्डा से सांसद हैं, झारखंड से गोड्डा जो लोकसभा क्षेत्र है, निशिकांत दुबे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत को, ये अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार। धार्मिक युद्ध भड़क रहे हैं, कहां भड़क रहे हैं, मैंने कल तफसील से एक कार्यक्रम किया था इस बारे में। 17 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून को लेकर 2 अंतरिम आदेश जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने, पर हिंसा तो मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल से हो गई थी। धर्म युद्ध या धार्मिक युद्ध निशिकांत दुबे छेड़ना चाह रहे हैं क्या। संजीव खन्ना, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना सभी गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार, यह निशिकांत दुबे कह रहे हैं। बयान दिया था ये नायक और बाकायदा एक्स पर ट्वीट करते घूम रहे थे अपने बयानों को। सुर में सुर मिलाया दिनेश शर्मा ने, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के और राज्यसभा सांसद भी हैं। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा कि हमारा ऐसे
बयानों से कोई लेना देना नहीं, हम सिरे से खारिज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, यह निजी विचार है। बस ये कहकर काम चल जाता है, फिर तो राहुल गांधी के निजी विचार है। या ये जो लड़ाई है, ये ताली जो दोनों हाथ से बज रही है, और ये सवाल मैंने कल भी उठाया था, ये जो हमारा लोकतंत्र का ढांचा है, खाका है, जो ये स्तंभ हैं, ये हमारी जो संस्थाएं हैं, 78 साल हो गए हमें आजाद हुए, इनका जो इकबाल है उसे हम तार तार करने पर आमादा हो गए हैं क्या? चुनाव आयोग पर भी सवाल, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल, कार्यपालिका पर सवाल, और इसी में अपमान सम्मान, रोटी कपड़ा और मकान मिले या ना मिले, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा, और ऐसे में आज का सीधा सवाल, शुरू हुआ घमासान, राजनीतिक घमासान है ये, कौन कर रहा देश का अपमान, और सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग, संयोग या प्रयोग, ये यकायक हमले क्यों हो रहे हैं, और ये प्रयोग हो रहा है क्या, और ये दोनों तरफ से हो रहा है क्या? चर्चा में आज मैंने किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है, क्योंकि तेरा अपमान मेरा अपमान, उसी खेल में चिल्पों होती रहती, कुछ निकलता नहीं। तो देश के वरिष्ठतम पत्रकारों को मैंने आज न्योता दिया है। स्टूडियो में मेरे साथ राकेश शुक्ला हैं, दबंग दिबांग हैं, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा, कांग्रेस से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद शर्मा, और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार नीरजा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पर इनकी एनर्जी ऐसी है, ऊर्जा ऐसी कि हमें भी पानी पिला देती हैं, अभी भी फील्ड में जाती हैं, दौड़ती भागती रहती हैं। पर नीरजा, ये आपकी दौड़ भाग तो अलग है, ये राहुल गांधी की दौड़ भाग क्या कहती है? ये 7 समंदर पार जाते हैं और वहां पर फिर से वही रटे रटाए कुछ सवाल उठाने लग जाते हैं। ये सवाल यहां उठाए ना, चुनाव आयोग से दिक्कत है, कोई गड़बड़ झाला हुआ, 65 लाख लोग कैसे बढ़े 5.5 से 7.5 के बीच, चुनाव आयोग जवाब दे चुका है, और नहीं तसल्ली हुई तो यहां कर सकते हैं, वहां जाकर करने की क्या मायने? देखिए, राहुल गांधी कहा जा सकता है आदत से मजबूर हैं, बाहर जाके करते हैं, यूनिवर्सिटी संदर्भ में कर रहे हैं, करते भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? इतना कमजोर देश तो है नहीं कि एक स्टेटमेंट से इसकी जड़ें हिल जाएंगी, सिक्योरिटी इश्यू हो जाएगा। एंटी नेशनल तो मैं नहीं मानती हूँ, वो सवाल उठा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। नवंबर में इलेक्शन हुए महाराष्ट्र में, इसको उन्होंने उठाया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठा था ये सवाल, लेकिन जोर शोर से उठाना चाहिए था, इसको फॉलो अप करना चाहिए था, ईसी से ज्यादा जाके बैठकें करनी चाहिए थी। ये मैं मानती हूँ। अगर इतना नहीं, इक्का दुक्का उदाहरण देकर कि शिरडी में जी 5000 एक ही एड्रेस पर वोटर वो रजिस्टर हो गए, वहां से जवाब आया भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां स्टूडेंट्स हैं, उनको वोटर आई कार्ड बनवा कर दिया गया है, वही फॉलो अप क्यों नहीं होता? कहने को तो देखिए, और ये सवाल तो हमने उठाए हैं। नीरजा, अहमदनगर में 9.78%, 9.10% इजाफा हुआ वोटर टर्नआउट में 5 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच, 9.25% अकोला में, फिर लगभग 10% हिंगोली में, फिर 9% नंदुरबार में, और यहां पर हमने बाकायदा बताया कि कहीं 12 सीटें थी, 11 जीत गई महायुति, कहीं पर 10 सीटें थी, 10 की 10 बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन जीत गया। ये चीजें फॉलो अप करिए, यहां सड़क पर कीजिए, बॉस्टन में बताकर क्या होगा? वो बात बिल्कुल सही है, आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, इसके बारे में ऑपोजिशन पार्टीज एक्सरसाइज हैं, बहुत लोग बात करते हैं, तो ये बात बिल्कुल आपका तर्क ठीक है कि यहाँ करिए ना, यहाँ फॉलो अप करिए, सड़कों पे उतरिए। अब नेशनल हेराल्ड को लेके कांग्रेस अपना नेशन वाइड प्रोटेस्ट बना ही रही है ना, सड़कों पे उतरने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले हैं कांग्रेस के नेता, उसी तरह इस इशू पे भी करिए, वो बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर वो करते भी है बाहर जाके,
तो कौन सा बड़ा तूफान आ जाएगा? नहीं, कि हम तूफान लोग मना उनको रहे हैं ना anti-national बीजेपी वाले। ये वो, और हाँ, देवेंद्र बीजेपी में फडणवीस, जैसे होता है मोहन ना, यादव, संबित पात्रा, वो भूल जाते हैं देश के प्रधानमंत्री ने शंघाई और सोल में क्या कहा था, या वो मेमोरी इरेज करना चाहते हैं। आप सवाल उठाएं तो जायज, कोई दूसरा उठा दे तो ये अपमान कर रहा है। नहीं, वो अलग चीज है। पर मैं कह रही हूँ कि अगर निशिकांत दुबे भी, आपने उसका जिक्र किया कि उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ, और ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति है कि उन्होंने उठाया है, जबकि पार्टी कह रही है हमारा इनसे लेना देना नहीं है, और भाजपा कोई और पार्टी नहीं है। भाजपा एक बहुत डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती है। थर्ड टाइम एमपी ऐसा बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। बीएल संतोष ने भी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्लिम कमिश्नर का करार दे दिया। तो इसमें बहस चल रही है, और बहुत ही कटु बहस कर रही है, वो बात सही है, पर सबको बोलने का हक तो नहीं, होना यहाँ चाहिए। पर मुझे एक इतना चीज तो हमारा बताइए लोकतंत्र नीरजा, सह सकता है। अभी जैसे ट्विटर पर, एक्स पर जेपी नड्डा ने कह दिया ये तो व्यक्तिगत बयान है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह दे कि ये राहुल गांधी का व्यक्तिगत बयान है, तो बात खत्म हो जाएगी? नहीं, बात खत्म नहीं होती, क्योंकि बात Exactly. खत्म हो जाती तो आप और मैं डिस्कस नहीं कर रहे एग्जैक्टली होते। इसका वाइडर इम्प्लीकेशन है। हाँ, पर मैं कह रही हूँ, मुंह आप कहिए कि बोलिए ही नहीं, इससे बेहतर है कि आप बोलिए एक डेमोक्रेसी में। फिर होने दीजिए बहस जो हो रही है, खुल के हो रही है। क्यों भाजपा के कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, और भाजपा मेन पार्टी के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमें इससे लेना देना ही नहीं है, और जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, उनके ऊपर बहुत भारी आरोप लगाया जा रहा है कि गृह युद्ध कराने जा रहे हैं वो अपने कहने से, अपनी कथित जो मतलब ये शब्द तो मैंने कल कहा भी नीरजा, धर्म युद्ध और गृह युद्ध, ऐसे शब्द तो हमारे देश में कभी इस्तेमाल होते नहीं दिखाई दिए थे। दंगे हुए हैं, कड़वी हकीकत है, पर धार्मिक युद्ध देश में, धर्म युद्ध कब हुआ, या गृह युद्ध वाली स्थिति कब आ गई? नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। किस चीज से आ रही है? आप मुर्शिदाबाद को एग्जाम्पल बना के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पर मेरा सिंपल चीज है, इट इज better to make a mistake on the side of more freedom than shutting people up. यहां पर लोगों को चुप कराने की कोशिश भी हो रही है क्या? In a democracy, it's better to err on the side. राकेश भाई, क्या यहां पर विपक्ष को चुप कराने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए 7 समंदर पार तो वो देशद्रोही हो गए, और जो ये निशिकांत दुबे कर रहे हैं, ये कौन सा देश का सम्मान कर रहे हैं? क्या शान में कसीदे पढ़ रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की? मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जी। जब हम स्कूल जाया करते थे तो रास्ते में सांप और नेवले की लड़ाई के रूप में वो तमाशा इकट्ठा करता था, और उसमें सब लोग, हम लोग खड़े हो जाते थे बस्ता रख के, और वो तमाशा में जैसी पब्लिक इकट्ठा होती थी, उसके बाद लास्ट में उस भीड़ के बीच से 3-4 लोग मूर्छित होकर गिरते थे, और फिर वो ताबीज बेच दिया करता था। तो लगभग इस समय भारतीय राजनीति उसी तरह से चल रही कि हर आदमी अपना अपना तमाशा लगाया हुआ है, और हर आदमी अपनी ताबीज बेचना चाहता है। तो राहुल गांधी को लगता है कि हम विदेश में बैठ के जो बोलते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा प्रभावकारी है। नीरजा जी ने बिल्कुल सही कहा कि यदि चुनाव आयोग की बात आपको करनी थी तो नवंबर से, आपने ठीक कहा कि नवंबर से लेकर अभी तक मौन क्यों थे। जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो आप अडानी और जातिगत जनगणना की बात करते हैं, और जब आप विदेश में जाते हैं, आप 2022 में ब्रिटेन में गए तो आपने ईडी और सीबीआई की बात की, और अब आप गए हैं तो आप चुनाव आयोग की बात करते हैं। अमेरिका ही गए थे सितंबर 2024 में, वहां भी कहा कि 240 भी जो ये बीजेपी की आई है इसमें भी गड़बड़ झाला है। हाँ, फिर आप विदेश में बैठ के कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। सवाल इस बात का है कि आपको जो भी आपत्तियां हैं, आप भारत में पब्लिक के बीच में जाके प्रभावकारी तरीके से अपनी बात क्यों नहीं रख पाते? क्या ये चिंतन करने का विषय नहीं? ये तो हो गया एक पहलू, पर दूसरा पहलू जो देशद्रोही बता रहे हैं राहुल गांधी को, वो निशिकांत दुबे के मामले में चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए? देखिए, संबित पात्रा जी प्रमाण पत्र देने की स्थिति में नहीं है कि वो राहुल गांधी देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। मुझे नहीं लगता कि संबित पात्रा जी, कई बार ऐसा होता है संदीप भाई कि अपन बयान इसलिए भी देते हैं कि हम चर्चा में रहे। फडणवीस भी तो कह रहे हैं कोई भी देशभक्त अपने देश को विदेश में जाकर बदनाम नहीं करता। देशभक्त विदेश में जाके बदनाम नहीं कर सकता इस बयान में, और देशद्रोही होने के बयान में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। संबित पात्रा जी यदि कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल देशद्रोही हैं, तो मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। बयान देने तो से शंघाई सोल में जो बयान दिए गए थे, अरे भाई कैसा देश है, यहाँ पर कहाँ पैदा हो गए,
ये भी तो कहा गया है ना। नहीं देखिए, कहाँ पैदा हो गए, क्या हुए, इसके पहले ये भी कहा गया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो विदेश में रहने वाले लोग ये कहते थे कि भाई भारत को लेके हमें बड़ा यहाँ पे संकोच होता है कहने में, और 2014 से 24 के बीच में भारतीय लोग अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करते हैं। तो पासपोर्ट की स्ट्रेंथ तो लगातार गिरती जा रही है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि दो तरह की बात। 86वें नंबर पे थी, वो शायद 146वें पे चली गई है दिबांग। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसा ही आंकड़ा है ना। बिल्कुल बिल्कुल यही आंकड़ा है। तो दो तरह की बातें, मैं यही कह रहा हूं कि दो तरह की बातें आती, कहीं वो तो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है बस। तो वहां पर वो कुछ लोग हैं वो नैरेटिव गढ़ देते हैं, बहुत सम्मान बढ़ गया। पासपोर्ट का कितना सम्मान है उससे पता लगता है ना, देश की ताकत को कैसे देखा जा रहा है, आका जा रहा है। वही मैं कह रहा हूं कि सवाल इस बात का है कि कितने लोग भारत से जा रहे हैं, कितने लोग भारत आ रहे हैं। ये सारा आंकड़ा बता रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला है। लेकिन उस गड़बड़ झाले जो आप बात कर रहे हैं ना, उसी से तो ध्यान भटकाने के लिए दोनों पक्ष अपने अपने दांव चल रहा, और दोनों पक्ष ये चाहता है कि भारत की जनता का ध्यान हमारी बात पे सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो रहा है ना, निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं, और उस पर चुप्पी साध ली ना दरअसल बीजेपी ने। देखिए, यदि ये कह देना कि इससे पार्टी का कोई वास्ता नहीं है, तो मुझे लगता है सैम पित्रोदा ने भी जब बयान दिया था तो कांग्रेस ने कहा कि इससे पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। यदि आप पार्टी में हैं, पार्टी में किसी भी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, तो आपकी बात का पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे आप सांसद हो, पार्टी के पदाधिकारी हो। यदि आपने कोई और बात ऐसे कहा ही कोई हाशिए पर पड़े सांसद नहीं है, बहुत से सांसद आपने इतने साल राजनीति कवर की है, वो कोने में बैठे रहते हैं, कोई पूछता नहीं। ये वही निशिकांत दुबे तो जो बड़े बड़े अहम विधेयक सरकार ने पेश किए कानून बनाने के लिए, ओपनिंग की है निशिकांत दुबे ने। अरे ये वही निशिकांत दुबे जी है जिन्होंने महुआ मोइत्रा की सदस्यता तक खत्म करवा दी। हाँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि निशिकांत दुबे जी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के सदन के अंदर सबसे मजबूती से बात रखने वाले व्यक्ति हैं, और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं होता कि नया वर्जन है ये सुब्रमण्यम स्वामी के। ये जब बात रखते हैं सदन के अंदर तो वास्तव में तथ्यात्मक तरीके से बात रखते हैं। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये दोनों गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है, बात भी कही जा रही है। अग्निमित्रा पॉल वो शाम को आ गई फिर से सामने की, नहीं मैं तो समर्थन दे रही हूँ निशिकांत दुबे का। वही तो समस्या है ना कि जो आप कह रहे चिट भी मेरी पट भी मेरी, तो अब हमें क्या करना है कि हमें तो अपनी बात को पूरी मुस्तैदी के साथ रखना है। नहीं, मुस्तैदी के साथ रखना तो है, पर विनोद शर्मा ऐसे में जो लोकतंत्र का ये खाका ढांचा है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका क्या रह जाएगा? राहुल गांधी चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोलने में ही लगे रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक युद्ध का जिम्मेदार बता रहे हैं निशिकांत दुबे। अच्छा, ऐसा है, सबसे पहले तो राकेश जी ने जो कंपैरिजन किया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का निशिकांत दुबे के साथ, वो तो पता लगाना पड़ेगा सुब्रमण्यम स्वामी से कि वो कितने खुश हैं इस कंपैरिजन से। और हो सकता है जवाब बड़ा तीखा मिले राकेश जी आपको। हाँ। क्योंकि वो आदमी हार्वर्ड में पढ़ाता था, तो वो हल्का व्यक्तित्व तो नहीं था। हालांकि आज के दिन हो सकता है बीजेपी की अच्छी श्रेणी में ना आता हो, लेकिन उसको छोड़ते हैं। देखो यार, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आई एम सॉरी टू से, इसमें मुझे बायस्ड होना पड़ेगा अपने एनालिसिस में, हालांकि हमेशा थोड़ा बहुत बायस्ड तो आ ही जाता है। देखिए, यू आर कंपेयरिंग टू इनकंपेरेबल्स। सुप्रीम कोर्ट पे ये टिप्पणी जो श्री निशिकांत दुबे ने दी है, मैं जान के श्री लगा रहा हूं क्योंकि इज्जत करनी चाहिए एक दूसरे की और संविधान के द्वारा निर्मित संस्थाओं की। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या बोल रहे हैं? ही इज एक्यूजिंग हिम ऑफ ट्रीजन, ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। डू यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट? उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आरोप लगाया कि ही इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर इतने ही प्रभावशाली है बकौल राकेश जी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तो बड़ी संकट है, धर्म बड़ा भारी संकट आ गया उन पे। अरे हेड ऑफ द जुडिशरी पे ये आरोप लगा रहे हो भैया आप, और इसका कोई कंपैरिजन है? जो राहुल गांधी ने कहा बाहर जाके, कोई कंपैरिजन है क्या? बताओ मुझे। बैलेंस करने के लिए कर लो, आजकल पता है बैलेंस करने की। देखिए, इस इशू पर डिबेट शार्प होनी पड़ेगी संदीप। उन्होंने
एसवाई कुरैशी साहब पे भी आरोप लगाया कि आप मुसलमानों के इलेक्शन कमिश्नर। उस पर तो मैं आता हूँ, वो भी बहुत नहीं इंटरेस्टिंग है। एक मिनट अच्छा नहीं, आपने वो छेड़ ही दिया। एक सेकंड विनोद, जस्ट आई सीक योर इंडल्जेंस। दरअसल निशिकांत दुबे ने, और वो झारखंड के गोड्डा से ही सांसद भी हैं, उन्होंने सवाल जो उठाया है कि देखिए आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, आप एक मुस्लिम आयुक्त थे। आपके कार्यकाल में झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाया गया था। अब हमने थोड़ी अब सुनिए ना प्लीज, सुनिए विनोद, थोड़ी सी मैंने रिसर्च की, मेरी टीम बड़ी मेहनत करती है, उनकी मेहनत को थोड़ा मैं दर्शकों तक तो ले आऊं। प्लीज यस ऑफ कोर्स। 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 के बीच राष्ट्रपति शासन था झारखंड में। 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे एसवाई कुरैशी। 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 के बीच बीजेपी की सरकार थी, वहां पर अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। और ये 2011 के आंकड़ों के आधार पर वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की जो तादाद है उसमें ज्यादा इजाफा था, 28% के करीब, और 21% हिंदुओं की तादाद में इजाफा हुआ। अरे भाई सरकार आपकी थी, चुनाव आयोग क्या अपने दम पर वोटर आईडी कार्ड दे सकता है क्या इस तरह से? इस सवाल को गच्चा दे गए, नजरअंदाज उसको सरकमवेंट कर गए हैं, आधी अधूरी जानकारी के आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं। विनोद। संदीप जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसके लिए आपको बधाई। लेकिन मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आयुक्त जो होते हैं या मुख्य आयुक्त होता है, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। और बीजेपी ने उनकी जो क्या कहते हैं वर्चस्व था उसको नीचे करने की कोशिश की, ये किया गया। लेकिन भी बाद में जब बहुत 4-5 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसके विरोध में बोला तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो फिर सरकार ने रिट्रेस किए अपने स्टेप्स। देखिए आपने एक व्यक्ति को, जब वो आसीन था, हिज स्टेटस वाज इक्वल टू दैट ऑफ द चीफ जस्टिस और जज ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उस पे आपने आरोप लगाया एक तरफ और उसको मुसलमान कहा है। आपने जो शपथ ली है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको पढ़ें दोबारा। यू आर इन डायरेक्ट कंट्रोवेंशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर किसी पे ये आरोप लगा रहे हो कि आप जो है अब मुस्लिम चुनाव आयुक्त थे, ये कोई किसी के और इस पे अभी तक वो हैं, सदन में हैं। आपको याद है राहुल गांधी को किसकी जल्दी निष्कासित किया था? याद है आपको कि नहीं? डू यू रिमेंबर और नॉट? और आप कंपेयर करो, वहां जाके वो बोल रहा है देश का अपमान हो गया। क्यों अपमान हो गया देश का? नहीं, वो सवाल भी वहां, मैं उस सवाल पर अभी कायम हूं विनोद। कोई ये बैलेंसिंग, यहाँ बैलेंसिंग करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, और करते होंगे बैलेंसिंग, पर राहुल गांधी को बाहर जाकर ये क्या फितूर चढ़ जाता है, वहीं जाकर सवाल उठा रहे हैं। वो चुनाव आयोग जब आपको अपॉर्चुनिटी मौका देता है कि भाई आइए सारी बात सामने कर लेते हैं, तब नहीं बताते। एक शिरडी का उदाहरण देकर बात खत्म कर देते हैं। ईवीएम की मैनिपुलेशन का सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग कहता है करके दिखा दीजिए मैनिपुलेट, तो नहीं जाती कांग्रेस। हमारी सरकार की बारात का बेस्टमैन एलन मस्क है ना, है कि नहीं? और उसने क्या बोला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में? हमारी सरकार की बारात का बेस्टमैन एलन मस्क क्या बोल रहा है ईवीएम्स के बारे में? तो कांग्रेस को प्रूव करना होगा ना, शूट एंड स्कूट नहीं हो सकता। तो ये आरोप लगेंगे राहुल गांधी पर, वो शूट एंड स्कूट, बस वो एक आरोप डाल देते हैं। नीरजा ने बड़ा अच्छा कहा, या मेरे ख्याल से राकेश कह रहे थे, जातिगत जनगणना की बात या अडानी की बात यहाँ करेंगे, चुनाव की बात करेंगे सात समंदर पार। अरे भैया ऐसा है, वो वहां पर जाके बोलेगा जहां पर आप कवरेज देंगे। इस मुद्दे की कवरेज आप इतनी प्रखर देते क्या? क्यों नहीं देते? यहां पर चुनाव आयोग के सामने गए, जिस दिन गए तब भी हमने कवरेज दी। देखिए ऐसा है कि हर पार्टी अपने अपने तरीके से चलती है और उसमें राष्ट्रवाद मत ढूंढिए, इसमें टैक्टिक्स है। दिस इज पॉलिटिकल टैक्टिक्स। अगर आप कहेंगे कि आपका पॉलिटिकल टैक्टिक्स इज अगेंस्ट नेशनलिज्म, अगेंस्ट अवर नेशनल ऑनर, आई एम सॉरी।
हमारा नेशनल, और ये तो बोला ना, ये तो उसने बोला नीरजा ने कि इसमें हमारा नेशनल और इतना क्षीण नहीं है कि इम्पैक्ट हो जाता है जी भाईजान। अभी तो सवाल आने लग गए हैं लोगों के, बहुत से लोग कहेंगे अरे भाई बाहर हमारा अपमान हो गया, जैसे बहुत से लोग मानते हैं हमारा सम्मान बहुत बढ़ गया, पासपोर्ट की स्ट्रेंथ हमारी लगातार घटती जा रही है। पर यहां बात अपमान सम्मान से ज्यादा संस्थाओं का नुकसान कर रहे हैं क्या हम, और राजनीतिक जमात दरअसल दिबांग दोनों तरफ से संस्थाओं पर सीधा हमला हो रहा है ना। भरोसा कहां रह जाएगा, इकबाल कहां रह जाएगा इनका? मैं सवाल नहीं समझा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब चुनाव आयोग पर राहुल गांधी उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे सवाल उठा रहे हैं, तो आम आदमी कहेगा कि यार ये तो किसी भी लायक नहीं ये संस्था। मतलब मैं सवाल इस तरह से नहीं समझा संदीप कि मतलब क्या आप चाहते हैं कि संस्था काम न करें, संस्था लोगों को भुलावा देते रहें और कोई सवाल भी नहीं उठाए? सवाल तो उठने चाहिए। सवाल उठाने के लिए सही प्लेटफॉर्म पर आपको जाकर सवाल उठाने चाहिए। और सवाल अगर इतने ही गंभीर हैं, यानी अगर आप देखें हरियाणा का चुनाव, उन्होंने महाराष्ट्र की बात की वहाँ पर, और हरियाणा के चुनाव चूंकि हम लोग इसको बहुत क्लोजली फॉलो करते रहे कि हरियाणा के चुनाव में 5:30 बजे एक आंकड़ा आया, रात 12:30 बजे एक आंकड़ा आया, चलिए ठीक है, गिनती से एक दिन पहले एक और आंकड़ा आ गया, उस आंकड़े में 1 से 11% तक वोट बढ़ गए। भाई अगर उत्तर पूर्व का कोई राज्य है, समझ में आता है दुर्गम इलाका है, हाँ। हरियाणा जैसा राज्य नहीं, उसमें 11% बढ़ गया दिबांग। अब पहला दूसरा तीसरा चरण जो 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुआ था हमारा, पहले दूसरे तीसरे चरण के अपडेटेड फिगर 5 दिन 7 दिन 9 दिन बाद भी आए। अब मैं ऐसा तो सुना ही नहीं था कभी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, हाँ। तो सवाल उठाने चाहिए, क्यों नहीं उठाने चाहिए, जरूर पर वो यहां क्यों नहीं लेकिन उठाते? मैं ये कह रहा हूं, शिकायत ये है कि आप ये सवाल उठा के सिर्फ मुंह जवानी जमा खर्च क्यों करते हैं? क्यों, अगर आपको लगता है कि सवाल गंभीर हैं, अगर आप वाकई में समझते हैं राहुल गांधी विपक्ष के लोग कि ये गंभीर सवाल हैं, क्यों नहीं आप सड़कों पे दिखाई देते? क्यों नहीं आप मोर्चे निकालते? क्यों नहीं आप 10 लाख लोगों की रैली करते दिल्ली में? ये जबानी जमा खर्च के भाई एक ट्वीट कर दिया आप, और यूनिवर्सिटीज में जाकर जरूर बोलना, आप विदेश में जाके बोल दिया। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स में देखता हूं, मैं आपको बता दूंगा, 1 इंच की खबर नहीं छपेगी उसमें। आप यहां पर उसको मेन पेज पे छाप रहे हैं, बाहर छपता है क्या ये खबर? बिल्कुल नहीं छपती। 30-40 लड़के वहां बैठे हुए हैं, लड़के लड़कियां, आप उनके सामने बोल रहे हैं, आपने कैमरा लगा दिया और देखिए साहब देश का अपमान हो गया। अरे ऐसा देश का अपमान अगर होने लगता तो देश अभी बचता ही नहीं। पर बहुत से लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि बाहर जाकर ये ऐसा क्यों बोलते हैं। एक आम आदमी में संदेश क्या ऐसा जाता है कि ये बाहर जाकर अपमान करते हैं, क्या फर्क पड़ता है बाहर जाके किसके सामने बोल रहे हैं? लोगों को फर्क पड़ता है तो फिर चुनावी फर्क में तब्दील होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। आपके विपक्ष के नेता इस समय हल्ले करने के मूड में हैं, छोटी छोटी बात को लेकर मैंने तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत ये कहकर कही है कि दिबांग कि अपमान और सम्मान पर घमासान हो रहा है, रोटी कपड़ा और मकान की बात ही कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये विपक्ष के लोग ये हल्ला करते हैं। आपको इस बात से शर्म नहीं आती, इस बात से आपको अपमान नहीं होता कि आपकी जीडीपी 2013 के बाद 50% बढ़ी और दुनिया के 1/3 कुपोषित बच्चे इस देश में रहते हैं? ये शर्म की बात नहीं है क्या? अगर आप देखें दुनिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर 10 में से 6 भारत में हैं, ये शर्म की बात नहीं है क्या? कोविड के बहाने आपने सेंसस नहीं किया और देशों ने भी नहीं किया, लेकिन कोविड खत्म हो गया, 138 देशों ने ये जनगणना अपनी कर ली, जनसंख्या कितनी है पता कर ली ताकि वो अपनी योजनाएं बनाएं। भारत में अभी तक जनसंख्या की गणना नहीं हुई है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? 81 करोड़ 35 लाख लोगों को हमें 5 किलो अनाज देना पड़ता है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाके कुछ लोगों के सामने ये बोल दिया, क्या हो गया, क्या फर्क, कौन सा आसमान टूट गया? पर विपक्ष को एक देखिए नहीं, पर नैरेटिव आजकल विमर्श इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूम रहा है ना भाई। वो औरंगजेब से बात शुरू हुई, राणा सांगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बस अपमान सम्मान अपमान सम्मान, 1.5 महीना हो गया है। ताकि आप कुपोषण की बात न करें, हाँ। स्वच्छ पानी की बात न करें, स्वच्छ हवा की बात न करें, शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है लगातार, एनईपी ने भी कहा और उससे पहले एजुकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 64 में, तब भी कहा कि 6% जीडीपी। असली मुद्दे वो हैं, आप असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ तो करेंगे। ये सरकार का पक्ष है।
आप विपक्ष हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते, सड़क पर उतरना नहीं चाहते, कार्यकर्ताओं के साथ अपने कंधे नहीं छिलवाना चाहते, कुर्ते नहीं फटवाना चाहते, आप एक जाके ट्वीट कर दीजिए, सब सहज है। आराम की राजनीति है, आराम परस्त है, आराम की राजनीति है, आप वही कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा है। और क्या है, पूरा जो दौर है, पूरी दुनिया भर में जो हंगामा है वो ट्विटर का है। एक ट्वीट कर दीजिए, वो ट्रम्प साहब वहां से करते रहते हैं, ये यहां करते रहते हैं, उसी पर एक जो चाय के प्याले में उबाल है उसी पर आता रहता है। मूवमेंट के नाम पर ट्रम्प आए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तमाशा हो गया, पूरे दुनिया में थर-थर कांपते घूम रहे हैं लोग, सारी अर्थव्यवस्थाएं, सब संतुलन तेल लेने चला गया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। निशिकांत ने कुछ कह दिया, हल्ला हो रहा है, हम लोग भी हल्ला कर रहे हैं। हाँ। कल भी ये बात हुई थी। मैं यही कह रहा हूं कि हम लोग असली मुद्दों की बात कब करेंगे? दुनिया भर में अगर आप देखें तो जिस तरीके से बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, यूएन की जो WHO ने जो ताज़ा रिपोर्ट निकाली है उसमें ये डिजीज माना गया है। अमेरिका में आप जाकर इसके खिलाफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। चीन हम आलोचना करते हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे सिर्फ 1-1 घंटे खेलेंगे, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं 2 परिवारों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को जब मना किया कि वीडियो गेम्स ना खेले, उन्होंने अपने हाथ काट लिए, नसें काट ली। हम लोग उन मुद्दों के बारे में, ये सोशल इश्यूज ये है, तो कब बात ये तो करेंगे? किसी और जमाने की बात लग रही है जो आप कर रहे हैं। हम पिछले 1.5-2 महीने, सालों हो ये गए, आज पर की खास बात है। पिछले 2 महीने से हम और कर ये क्या रहे ऐसा हैं? नहीं है कि मैं एक बहुत बड़े बिल्डर को जानता हूं पटना में और उसके ड्राइवर को जानता हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीरों के बच्चे ऐसा कर रहे हैं। उसका ड्राइवर की बेटी के साथ यही हाल है, उनके बेटे के साथ भी यही हाल है। तो आप बड़े मुद्दों के बारे में, उन मुद्दों के बारे में बात नहीं करेंगे जिनसे आम लोग जुड़ते हैं, गरीब लोग जुड़ते हैं। कुपोषण के बारे में बात, 35% कुपोषण है, दलितों में कितना है? 40% कुपोषण है दलित बच्चों में। अंडरवेट हैं, अंडर नरिश हैं, स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं, पर आप नहीं बात करेंगे उनके बारे में। प्रोफेसर संजय कुमार जो दिबांग कह रहे हैं और बड़ा फोर्सफुली जो इन्होंने बातें की, और मैं इनसे इत्तेफाक रखते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं, ये दरअसल जो ये अपमान सम्मान का खेल है, ये कोई संयोग नहीं है, ये बाकायदा एक प्रयोग हो रहा है। क्या सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी काफी हद तक इसमें शामिल है? असल मुद्दों की बात ही नहीं कोई कर रहा, वो उसमें मुश्किल होगी। सड़क पर संग्राम करना पड़ेगा, आदमियों को बताना पड़ेगा, रोटी कपड़ा और मकान नहीं, मान सम्मान पर घमासान असली चीज हो गई है आज की तारीख में। देखिए संदीप, मुझे लगता है अगर आप बीजेपी को देखें जिस तरह से चुनाव लड़ रही है पिछले 10 साल में, मान सम्मान, दुनिया में देश का मान सम्मान से इलेक्टोरल डिविडेंड मिल रहा है उनको, और ये बड़ा नैरेटिव बना हुआ है। भले ही अभी दिबांग भी कह रहे थे, नीरजा जी भी कह रहे थे, कुछ और लोग भी कह रहे थे, राहुल गांधी ने बोल दिया तो क्या हो गया, क्या हंगामा मच गया। फर्क ये नहीं है, सवाल ये है कि ये नैरेटिव जो बन रहा है आम जनता में, दिबांग शायद ये भी कह रहे थे आम जनता को फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि आम जनता को फर्क पड़ता है। वो तो अरे बहुत से लोग कहते हैं सड़कों पर देश बहुत मजबूत हो गया है, देश का सम्मान बढ़ गया है, आदर होता है। अब बाहर की दुनिया हमें ऐसे उठ जाती है, उठ खड़ी होती है भारत का नाम सुनते ही। उनमें से कोई विदेश गया नहीं है, ये अलग बात है। उनमें से एक भी विदेश नहीं गया होता। मैं कह रहा हूं, उसकी उलट बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट वहां दिया तो एक बड़ा नैरेटिव बनता है कि भाई ये आदमी तो देश के लिए तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन देश को दुनिया में देश का नाम बदनाम कर रहा है। तो इससे इलेक्टोरल डिविडेंड बीजेपी को मिलता है। और आपने जिस बात का कहा उसके लिए बारे में मेरी भी सहमति है कि भाई असल मुद्दे पर भी भटक गए, असल मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी पे चर्चाएं नहीं होंगी, और देश का सम्मान और उसकी बेइज्जती हो रही है, इसी पे सारी चर्चाएं रहती हैं। और इससे बड़ा फायदा मिल रहा है बीजेपी को चुनावी राजनीति में, और इसी के लिए ये सारा नैरेटिव इसके पर जो ये संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, हम दोनों पक्षों की बात करेंगे संजय, पर पहले चुनाव आयोग पर जो सवाल उठा रही है कांग्रेस, खास राहुल गांधी, आपको लगता है चुनाव आयोग ने वाजिब जवाब या सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिए हैं? ये 9-9, 10-10 फीसदी है, हमने कई बार, क्योंकि आप भी वो डिटेलिंग जानते हैं, महाराष्ट्र का ही अगर हम उदाहरण पकड़ लें तो 7% से ऊपर कैसे बढ़ गया भाई वोटिंग टर्नआउट। झारखंड में भी 7 चुनाव हो रहे थे, झारखंड में फिगर बढ़ी 2%, महाराष्ट्र में 7% बढ़ गई, ये कैसे संभव है? देखिए, एज ए इंडिविजुअल, एज ए वोटर, एज एन एनालिस्ट, हम तो संतुष्ट नहीं होते इन जवाबों से। लेकिन सवाल यह है कि
जिसका करियर स्टेक पे था, और मैं पॉलिटिकल पार्टी और उन लीडरों की बात कर रहा हूं जिनके करियर स्टेक पे थे, जिन्हें लगता है कि हम चुनाव हार गए इस वजह से क्योंकि हेराफेरी हुई, वो संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि जिस बात का जिक्र किया इस बात को लेके वो सड़कों पर क्यों नहीं आते, इसको परस्यू क्यों नहीं करते? आपने एक बार बात उठाया, 2 बार उठाया और उसके बाद चुप्पी साध लेते हैं। तो निश्चित रूप से जो जवाब आता है इलेक्शन कमीशन का वो भरोसेमंद नहीं है, उससे संतुष्टि नहीं होती है, मुझे तो कम से कम नहीं होती है। लेकिन उन पार्टियों को, उन नेताओं को तो समझना चाहिए नहीं। और कि अगर दूसरी आपको तरफ का जो सवाल निशिकांत दुबे ने उठाया, जो क्लैरिफिकेशन है, को कह रहे हैं कि आप चुनाव आयुक्त थे, तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। संथाल परगने में आपने ज्यादा मुसलमानों को, घुसपैठियों को वोटर आईडी कार्ड दे दिया। पहले राष्ट्रपति शासन था जब एसवाई कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त थे झारखंड में, फिर अर्जुन मुंडा की सरकार थी। चुनाव आयोग ऐसे ही किसी को भी बांट देगा वोटर आईडी। ये सीधा सीधा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना निशिकांत दुबे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इससे और ज्यादा स्पष्ट क्या बात हो सकती है? कई बार तो विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ कभी कभार ऐसा रहा होगा कि नाम लिया गया हो, लेकिन चुनाव आयोग संस्थाओं की बात हो रही है कि संस्थाओं पर कैसे सरकार का दबाव है या संस्थाएं कैसे सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। यहां आप एक व्यक्ति को आप चिन्हित कर रहे हैं, उसके धर्म को चिन्हित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चुनाव आयुक्त नहीं थे और आप एक फला समुदाय के लोगों के लिए काम कर रहे थे। तो ये तो बहुत निचले स्तर पर जा रही है डिबेट, और मुझे लगता है इससे पूरे डिस्कोर्स में बहुत बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। ये संयोग है या प्रयोग है पंकज? लोग चल रहे हैं 11 साल से, और बल्कि उससे भी पहले से। अब कह रहे हैं कि राहुल देश को बदनाम कर रहे हैं। राहुल कहाँ देश को बदनाम कर रहे हैं? भारत को बदनाम तो वो लोग कर रहे हैं जो 11 साल से भारत के जनतंत्र का जनाजा सजा रहे हैं। भारत को बदनाम वो लोग कर रहे हैं जिनकी वजह से भारत का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी ईमानदारी को आजकल दुनिया भर में शक्ति निवृत्त से देखा जाने लगा है। राहुल कुछ कहें तो भारत के दुश्मन हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी, जैसा आपने खुद कहा, विदेशों की धरती पर जा जाकर आए बाएं शाएं कुछ भी कहें तो वो महान राष्ट्रवादी हैं, बहुत महान राष्ट्रवादी हैं, वो लोकतंत्र के रखवाले हैं। संदीप जी, 2014 में देश के लोगों के एक बड़े तबके ने ये सोचा कि दरख्तों में छांव होती है, और भारत के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग 38-40% लोग एक बबूल के साए में जाके बैठ गए। तो तख्ते शाही पर मक्कारों की टोली आकर विराजमान हो गई। तब से देश की ये बदनसीबी शुरू हुई है। अब भारत की चुनाव प्रणाली पर अगर सवाल है, कह रहे हैं पंकज, थोड़ा सा मैं इंटरवीन कर रहा हूं। आपने बबूल का पेड़ भी कहा, छांवदार दरख्त की उम्मीद थी, तो वो सिर्फ 2014 नहीं, 2019 भी जीत गए, 24 भी जीत गए। और दुनिया को लगता है भाई ट्रंप जैसे गले मिलते हैं, पुतिन जैसे बात करते हैं प्रधानमंत्री से, कि देश का रुतबा रसूख लगातार बढ़ता जा रहा है। खेल तो नैरेटिव का होता है राजनीति का, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कहाँ बढ़ता जा रहा है? अरे मुठ्ठियां तान तान कर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बुलंद कर रहे थे। मौका मिलते ही ट्रंप को अपनी बाहों में भर लेने को उत्सुक हो जाते हैं। वो नरेंद्र भाई अमेरिकी टैरिफ को लेकर ट्रंप के सामने कोई विरोध दर्ज कराने को तैयार नहीं है, एकदम समर्पण की मुद्रा में है। तो ऐसे माहौल में भारत के बारे में प्रतिपक्ष का नेता बात भी नहीं करेगा क्या? मैं कह रहा हूँ कि भारत की चुनाव प्रणाली पर अगर सवाल है तो वो उठेंगे, भारत में उठेंगे, विदेश की धरती पर भी उठेंगे। तो बॉस्टन में अगर सवाल, एक मिनट पंकज, बॉस्टन में सवाल उठाने थे तो टैरिफ को लेकर सवाल उठाते, कहते कि टैरिफ अब्यूजर भारत को क्यों बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जमीन पर जाकर उनको आईना दिखाकर आते। डोनाल्ड ट्रंप की बातें करेंगे भारत में और डोनाल्ड ट्रंप के देश में बात करेंगे भारत के चुनाव आयोग की। लॉ मेकर्स के साथ उनकी जो बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी ने ये सवाल भी निश्चित तौर पर उठाए हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने क्या उठाया वो अलग बात है। अरे चुनाव आयोग ने मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने से मना कर दिया महाराज की, क्या ये मुद्दा नहीं है? व्यवस्था को लेकर बहुत चिंताजनक। तो जो दिबांग कह रहे थे सड़क पर डटिए ना, 40 बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ अपने बगल में सैम पिट्रोडा को बिठाकर क्या हासिल हो जाएगा? सहूलियत की राजनीति कर रहे हो क्या?
ये सवाल तो राहुल गांधी से पूछा जाएगा ना। सड़क पर भी उतरी है कांग्रेस, अभी हर जिले में आंदोलन हुए हैं, लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं दिखाता है तो कोई क्या करे। हर मुद्दे पर, ईवीएम के मुद्दे पर, चुनाव आयोग के बारे में, मतदान प्रणाली पर कितने आंदोलन किए गए। अभी हफ्ते पहले हर जिले में आंदोलन हुए। आज से देश के 57 शहरों में संवाददाता सम्मेलन कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीजों को दिखाने को तैयार ही नहीं है। ध्यान भटकाने वाली चीजें दिखाई जा रही हैं, और कांग्रेस ही क्या, प्रतिपक्ष का कोई भी राजनीतिक दल अगर जनोन्मुखी सरोकार का कोई भी मसला उठाता है तो उसको दिखाया ही नहीं जाता है, उसको जानबूझकर दबा दिया जाता है। तो ऐसे माहौल में जहां भी मौका मिलेगा, जिस मंच पर भी मौका मिलेगा, प्रतिपक्ष की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो मसलों को उठाए। पर इसमें देशी जो और बड़ा विदेशी धरती का कोई सवाल ही नहीं है। एक सवाल सुनील भारती हमारे दर्शक है, वाराणसी वासी हैं, वो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पर सवालों की बौछार चुनावी माहौल तैयार करने के लिए, ये दोनों तरफ से कोशिश हो रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर। पंकज, आपके लिए ये सवाल। संवैधानिक संस्थाएं अगर अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेंगी तो सवाल तो उठेंगे। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के आक्रमण करेंगे, अगर वो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों और राष्ट्रपति को तय समय सीमा में फैसले करने का निर्देश न दे, इस तरह की बातें संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की तरफ से पूरे हमलावर अंदाज में की जाएंगी, तो संवैधानिक संस्थाओं पर और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के बारे में भी नहीं, इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जो अनुच्छेद 142 है वो कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय के नाम पर फिर तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है। परमाणु मिसाइल जो कहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, वो एक हकीकत तो हो सकती है अगर उसका बेजा इस्तेमाल करने पर आ जाए सुप्रीम कोर्ट। भाई संसद है ना, लोग चुनकर तो सांसदों को भेजते हैं, कार्यपालिका और विधायिका हम चुनकर भेजते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं चुनते ना पंकज। सुप्रीम कोर्ट नहीं चुनते, संसद को चुनते हैं। संसद को जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। क्या संसद हमेशा जिम्मेदारी से अपना काम करती है? क्या संसद के माध्यम से संवैधानिक जो लोग पहुंचते हैं वो जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें सर्वोच्च अदालत बिल्कुल दखल देने का अधिकार रखती है। तो ऐसे में आप सभी से आखिरी सवाल पंकज, आखिरी सवाल, एक बैनर हेडलाइन, क्योंकि आप सब इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो चाहूंगा, ये जिस दौर में, जिस युग में, जिस राजनीतिक युग में हम आ गए हैं, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है कि मजबूत हो रहा है? आप ही से शुरू करता हूं पंकज, एक एक बैनर हेडलाइन आप सभी से। पंकज। लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, और लोकतंत्र को कमजोर करने में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका सत्तासीन, आज के मौजूदा सत्तासीन दल की है। राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि वो पारंपरिक अर्थों में राजनीतिक है ही नहीं, वो तो भारत की सियासत में सत्य की सच्चाई की स्थापना करने निकले हैं। प्रोफेसर संजय कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार, से कुछ नहीं होगा, सच्चाई को एक न एक दिन स्वीकार करना ही होगा। प्रोफेसर संजय कुमार, सिर्फ हेडलाइन चाहिए। जनता की भागीदारी के नजरिए से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लेकिन संस्थाओं को जिस तरह से कमजोर किया जा रहा है उससे लोकतंत्र कमजोर होता हुआ भी दिखाई पड़ता है। राकेश। मैं निश्चित तौर पे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज़ादी के बाद से लगातार लोकतंत्र मजबूत हुआ है और आज भी लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और उसका कारण यही है कि जो फेडरलिज्म है, यानी राष्ट्रीय राजनीति और राज्य की राजनीति और जनता, इन तीनों के बीच में समन्वय के कारण लोकतंत्र को खतरा ना था और ना आगे होगा। दिबांग। देखिए, एक बात जो मैं कहता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, जो ये कह रहे थे कि भाई आम लोगों को असर नहीं पड़ता, मैं दूसरे इस मायने में कह रहा हूँ कि अगर हम ये कह रहे हैं, नीति आयोग ये कह रहा है कि 42% बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं 5वीं के, वो गुणा भाग जोड़ घटा नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उनकी ज़िंदगी पर इन मुद्दों का कोई, मैं उस हवाले से कह रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने पूछी, आप अगर संस्थाओं पर हमला करेंगे, कानून बनाने वाले, कानून को लागू करने वाले और कानून की जांच करने वाले, पड़ताल करने वाले लोग अगर एक दूसरे की संस्थाओं पर हमला करेंगे तो उससे लोकतंत्र कमजोर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। विनोद। देखिए, पॉपुलर डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।
और अगर आप पॉपुलर डेमोक्रेसी को मजबूती देना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी को भी मजबूत बनाएं। इंस्टीट्यूशन वीकन करके आप पॉपुलर डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं बना सकते। फेयर पॉइंट। वी आर ऑन द पाथ टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जी नीरजा। देखिए, जहां तक ये सवाल है कि जो लोग हाशिए पे थे वो केंद्र में आ रहे हैं हमारे देश में, दलित हो, ओबीसी हो, जो लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे दबाव है और उनको स्ट्रेंथन करना आज हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। पर उसके लिए दोनों साइड्स को पुरानी मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, संस्थाएं कमजोर करके पॉलिटिक्स हो यस, गई है। हम अपने लोकतंत्र, जमहूरियत, प्रजातंत्र के ढांचे को मजबूत नहीं रख सकते। ये सोचना होगा, बड़ी जिम्मेदारी इसमें सत्ताधारी दल की है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष को भी कदम ताल तो करना होगा जहां पर लोकतंत्र की मजबूती की बात होती है। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।